Hello students, today's presentation topic is sympathomimetic and sympatholytic drugs. So let's start the video. ओके तो हम सबसे पहले देख लेते हैं एड्रेनर्जिक सिस्टम जिसको हम सिंपैथोमिमेटिक भी कहते हैं। एड्रेनर्जिक सिस्टम या फिर सिंपैथोमिमेटिक सिस्टम आप इन दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, दोनों की बात मतलब दोनों ही सेम टर्म्स हैं। सिंपैथोमिमेटिक या फिर एड्रेनर्जिक ड्रग एक ऐसी ड्रग होती हैं जो कि आपकी सिंपैथेटिक सिस्टम को बिल्कुल जो आपके सिंपैथेटिक के जो रिस्पॉन्सेस होते हैं उनको कॉपी करने वाली ड्रग्स जो होती हैं वो आपकी सिंपैथोमिमेटिक या फिर एड्रेनर्जिक सिस्टम होती हैं। मैंने आप लोगों को इससे पहले भी जो वीडियो थी उसमें बताया था सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के अंदर जो डिफरेंस है। तो सिंपैथेटिक सिस्टम वो सिस्टम हो गया जो कि आपके अनफेवरेबल कंडीशन में मींस जो आपकी बॉडी ऑर्गन्स जिस तरीके का रिस्पॉन्स शो करते हैं वो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर आता है, जिसको हम फाइट एंड फ्लाइट एक्शन भी कहते हैं। वहीं पैरासिम्पैथेटिक जो आपका सिस्टम हो गया जिसको हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट कहते हैं, ये आपका फेवरेबल कंडीशन में होता है एंड आपकी बॉडी जो होती है बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में होती है। जब भी कभी आपका पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम है वो आपकी बॉडी में ऑन होता है तब। तो सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स वो ड्रग्स हो गई जो आपके सिंपैथेटिक सिस्टम को कॉपी करती हैं। कॉपी करने का मतलब हो गया जो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम जो जो मींस रिस्पॉन्सेस को शो कर रहा है अनफेवरेबल कंडीशन में, ये ड्रग बिल्कुल सेम इफेक्ट दिखाती हैं आपके उन ऑर्गन्स पे जैसा कि आपका सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूँ, सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, आपकी ब्लड वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है, ब्रीथ रेट जो आपका ब्रीथिंग रेट है वो बढ़ जाता है। तो ये ड्रग्स भी सेम टू सेम यही काम करने वाली हैं आपकी बॉडी के अंदर, क्योंकि ये सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स कहलाती हैं। सिंपैथोमिमेटिक यानी मिमेटिक का मतलब हो गया मतलब मिमिक करना यानी कि कॉपी करने वाला, ठीक है। नाउ दीज आर द ड्रग दैट मिमिक द रिस्पॉन्स ऑफ सिंपैथेटिक और एड्रेनर्जिक सिस्टम, वही सेम चीज हो गई। एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो व्हाट आर द न्यूरोट्रांसमीटर्स? Neurotransmitters are the chemicals mediators released by neurons to transmit the signal through synapse। मतलब कि सिग्नल्स को synapse तक पहुंचाने के लिए जो न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, केमिकल मीडिएटर्स के थ्रू अपने सिग्नल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स तक लेकर जाते हैं, जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। Now, drug of these group are therapeutically used to combat life-threatening disorders like bronchial asthma, shock, cardiac arrest and allergic condition। यानी कि जितने भी आपके जो सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए होती हैं, लाइक ब्रोंकियल अस्थमा, शॉक, कार्डियक अरेस्ट या फिर एलर्जिक रिएक्शंस में। Adrenergic drugs are also used as appetite or suppressant and nasal decongestant। यानी जो आपके एड्रेनर्जिक ड्रग्स होती हैं वो कभी कभी आपके एपेटाइट सप्रेसेंट की तरह भी यूज की जाती हैं। एपेटाइट सप्रेसेंट का मतलब भूख को कम करने वाला, ठीक है। नाउ जो आपका कैटाकोलामाइन होता है वो क्या है, एक तरीके का अमीन होता है जो आपकी बॉडी के अंदर यानी जो आपके नर्व्स में प्रेजेंट होता है। एंड ये क्या करता है, एड्रेनर्जिक सिस्टम के अंदर जब ये प्रेजेंट होता है तब ये कैटाकोलामाइन तीन तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करता है या फिर सिंथेसाइज करता है, जो कि होते हैं आपके नॉर एड्रेनलिन, एड्रेनलिन या डोपामीन। ये तीन तरीके से होते हैं। नॉर एड्रेनलिन यानी कि दिस न्यूरोट्रांसमीटर इज फाउंड ऑन पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक साइट एंड इन सम एरिया ऑफ ब्रेन। आपके जो सिंपैथेटिक साइट्स होती हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथिक साइट, वहां पर न्यूरोट्रांसमीटर्स की तरह ये प्रेजेंट होता है, एक्सेप्ट स्वेट ग्लैंड, हेयर फॉलिकल एंड सम वैसोडाइलेटर्स फाइबर्स, इनको छोड़कर। एंड इन सम एरिया ऑफ ब्रेन, और आपके ब्रेन के एरिया में भी कहीं ना मतलब कहीं कहीं पर नॉर एड्रेनलिन जो है वो एज अ न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो वहां पर प्रेजेंट रहता है। एड्रेनलिन की बात करें तो इट इज सिक्रेटेड बाय एड्रेनल मेडुला एंड फंक्शन एज अ न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन। तो एड्रेनल मेडुला कहाँ पर हो गया, ये आपके किडनी के ऊपर जो एड्रेनल ग्लैंड होती है उसका जो बीच वाला जो सरफेस होता है, बीच वाला जो पार्ट होता है वो एड्रेनल मेडुला कहलाता है। और ये एड्रेनल मेडुला एड्रेनलिन जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर है इसको रिलीज करता है, जो आपके ब्रेन में जाकर अपना फंक्शन को शो करता है।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डोपामीन। तो डोपामीन क्या है? इट इज अ चीफ न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ बेसल गैंग्लिया। आपके बेसल गैंग्लिया का सबसे ही ज्यादा कॉमनली न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ये कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर है। एंड कभी कभी ये लिम्बिक सिस्टम में पाया जाता है और आपके पिट्यूटरी में भी ये प्रेजेंट रहता है। तो और सम टाइम इट इज ऑल्सो फाउंड इन दी पेरीफेरी। तो आपके पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम है वहां पर भी डोपामीन जो है कभी कभी प्रेजेंट होता है। अब डोपामीन की अगर बात की जाए तो डोपामीन एक ऐसा हार्मोन है या एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपकी बॉडी के अंदर सेटिस्फैक्ट्री लेवल को इंक्रीज करता है। सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने वाला जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो है आपका डोपामीन। तो इस तरीके से ये तीनों जो नॉर एड्रेनलिन एड्रेनलिन या फिर डोपामीन, ये तीनों ही आपके कैटाकोलामाइंस जो होते हैं एक तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो आपके एड्रेनर्जिक सिस्टम के अंदर क्या करते हैं, वहां पर एज अ न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाते हैं। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ कैटाकोलामाइन, यानी कि कैटाकोलामाइन के अंदर जो आपकी तीन न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनका बायोसिंथेसिस किस तरीके से होता है आपके नर्व सेल के अंदर। तो बायोसिंथेसिस के लिए आप देखिए 6 जो स्टेप्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। और ये 6 स्टेप आपको स्लाइड पर दिख रही होंगी, जिसमें सबसे पहले नंबर पे है सिंथेसिस ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन। सेकंड है आपका अपटेक इनटू स्टोरेज वेसिकल्स। थर्ड है रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। फोर्थ बाइंडिंग टू रिसेप्टर। फिफ्थ रिमूवल ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन। एंड सिक्स मेटाबॉलिज्म। तो ये 6 स्टेप्स जो होती हैं वो अल्टीमेट आपकी नर्व सेल के अंदर कंप्लीट होने के बाद में जो न्यूरोट्रांसमीटर है उनका उनको पूरा रिलीज करा के, उनका मेटाबॉलिज्म करा के और अल्टीमेट रिस्पॉन्स को आपके बॉडी के अंदर शो करती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप है, दैट इज सिंथेसिस ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन। तो नॉरएपिनेफ्रिन का सिंथेसिस जो है वो किस तरीके से होता है? तो सबसे पहली चीज जो स्टार्टिंग होती है वो यहाँ से होती है आपकी, जब टायरोसिन और सोडियम जो होता है वो आपकी नर्व सेल की जो ओपनिंग है वहां से एंटर करके यहाँ आ जाता है आपकी नर्व सेल के, मतलब नर्व एंड जो आपकी न्यूरॉन है, नर्व है उसके अंदर। यहाँ पर आप देख रहे हैं टायरोसिन एंड सोडियम जो है वो अंदर इनफ्लक्स हो चुका है। अब क्या होता है, टायरोसिन जो है वो आपका एक एंजाइम है, उसकी हेल्प से ये क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है डोपा के अंदर। टायरोसिन जो है एंजाइम जो है उस एंजाइम यानी कि हाइड्रोक्सिलेशन हो जाता है टायरोसिन का। और उसकी वजह से जो ये क्या होता है, आपका टायरोसिन जो होता है वो डोपामीन में हो जाता है। अब यहाँ लिखा है कि हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ टायरोसिन इज अ रेट लिमिटिंग स्टेप। रेट लिमिटिंग स्टेप का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आप अभी क्या हो रहा है, अभी टायरोसिन से डोपामीन में कन्वर्ट हो रहा है। ये रेट लिमिटिंग स्टेप है। दैट मीन्स कि इसके जो ब्लॉकर्स हैं, जो आप आगे पढ़ने वाले हैं, ये तो अभी सिंथेसिस का काम कर रहे हैं, लेकिन जो ब्लॉकर्स हैं वो यहाँ पर आकर इस स्टेप को ब्लॉक कर सकते हैं, जिसकी वजह से आगे फर्दर ये आपके न्यूरोट्रांसमीटर नहीं बनेंगे और जो प्रोसेस होगी वो ब्लॉक अल्टीमेटली हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर रेट लिमिटिंग का मतलब यही हो गया कि टायरोसिन जो है वो आपका डोपामीन में कन्वर्ट हो गया एंड इट इज अ रेट लिमिटिंग स्टेप, जिसके अंदर आपका टायरोसिन डोपामीन में कन्वर्ट हो जाता है। आगे डोपामीन जो है, सॉरी, जो डोपा है आपका वो डोपामीन में कन्वर्ट हो जाता है। एंड ये आपका मोनो ऑक्सीनेज अमाइन ऑक्सीडेशन जो है आपका, ये एक तरीके का ऑक्सीडेशन यहाँ पर होता है, जिसमें क्या है, आपका जो डोपामीन है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सिनेप्टिक वेसिकल है, इसके अंदर डोपामीन यहाँ पर फिल हो चुका है। और जो रेस्ट ऑफ जो आपका डोपामीन है वो क्या होता है, इनएक्टिवेट मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होके यूरिन के थ्रू जो है आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये तब होता है जितना भी आपका डोपामीन है वो यहाँ पर आपका स्टोर हो गया। जो स्टोरेज के बाहर रह जाता है, जो आपके इस सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर नहीं आ पाता है, वो आपका इनएक्टिवेट मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होके यूरिन से बाहर चला जाता है। दैट इज, फिर आप क्या होता है, ये आपका सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर आ गया डोपामीन। अभी क्या है, नेक्स्ट जो स्टेप है यहाँ पर कैल्शियम चैनल्स जो आप देख रहे हैं। कैल्शियम चैनल का क्या मतलब हुआ, ये जो कैल्शियम चैनल हैं ये यहाँ प्रेजेंट होते हैं, और जब कभी भी आपका कोई भी एक्शन पोटेंशियल यहाँ आता है तो ये चैनल्स ओपन हो जाते हैं। ओपन होने के बाद में ये कैल्शियम आयन यहाँ से अंदर आ जाता है, इनफ्लक्स हो जाता है, और ये आपके इस सिनेप्टिक वेसिकल के साथ में जुड़कर और क्या करता है, ये जो आपका सिनेप्टिक वेसिकल है इसको
ओपन करके जितना भी यहाँ पर डोपामीन है, ये डोपामीन आपका फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो डोपामीन यहाँ पर जुड़ा, ये जो स्टोर है, ये स्टोर होने के बाद में जब ये रिलीज होता है, तो रिलीज होता है ये इन द फॉर्म ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन। ये यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है डोपामीन से नॉरएपिनेफ्रिन के अंदर। तो अल्टीमेट जो आप रिलीज देख रहे हैं यहाँ पर, ये नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज होता है, जो आपके कैल्शियम आयन के इन्फ्लक्स होने की वजह से एंड बाइंडिंग होने की वजह से यहाँ पर हो रहा है। That is release of neurotransmitter. Influx of calcium causes fusion of the vesicles with the cell membrane, and release is blocked by guanethidine and beryllium। यानी कि जो आपकी एक और जो ड्रग्स है, यानी कि ग्वेनेथिडीन या फिर ब्रेटलियम जो ड्रग है, ये यहाँ पर क्या कर सकती है, जो रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर है इसको ब्लॉक कर सकती है। ब्लॉक का मतलब कि ये कैल्शियम आयन इसके साथ में जुड़ेगा ही नहीं। ये आपका कब होगा, ये फर्दर जो हम ब्लॉकर्स की बात करेंगे ना, ये तब की बात की जा रही है। अभी तो सारी प्रोसेस यहाँ पर हमें कंप्लीट करवानी है, लेकिन जब ब्लॉकिंग वाली जो ड्रग्स की बात की जाती है, जो एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग सिस्टम में काम करेंगी ना, एंटी एड्रेनर्जिक के काम करेंगी, वो यहाँ पर सारी चीजों को रोकने का काम करेंगी, ताकि आपका नॉरएपिनेफ्रिन यहाँ से रिलीज ना हो सके। फिलहाल वो आपकी आगे जो है फर्दर आगे की बात है। अभी तो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिलीजमेंट की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से रिलीज हो रहा है। कैल्शियम आयन यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, जो डोपामीन है वो कन्वर्ट होकर नॉरएपिनेफ्रिन से यहाँ पर रिलीज हो जाएगा। ये नॉरएपिनेफ्रिन क्या है, एक तरीके से आप ऐसे समझ लीजिए, जो आपका नॉरएपिनेफ्रिन है वो प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर्स पर आकर जुड़ सकता है। ये पहली एक कंडीशन है कि आइदर वो यहाँ आएगा और प्री सिनेप्टिक जो रिसेप्टर्स हैं उनसे जुड़कर अपना एक्शन दिखाएगा, या फिर ये आपके पोस्ट सिनेप्टिक पर जुड़कर एक्शन दिखाएगा। पोस्ट सिनेप्टिक पर अगर ये जुड़ेगा तो ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस को या फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस को शो करेगा आगे, ठीक है, क्योंकि ये आपके सिनेप्टिक वेसिकल्स पे यहाँ पर कंप्लीट होकर फिर आगे ये जो आपका पोस्ट सिनेप्टिक है वहां पर ये जो रिसेप्टर प्रेजेंट है, अगर ये उनसे जुड़ेगा तो ये फिर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस को शो करेगा। नेक्स्ट क्या है, थर्ड चीज आप देखिए कि जो यहाँ पर जुड़ गया, जुड़ने के बाद में जो बचे हैं आयंस, यानी जो आपके नॉरएपिनेफ्रिन के मॉलिक्यूल हैं जो यहाँ पर जुड़ नहीं पाए हैं, अब उनका क्या होगा, वो यहाँ से दो तरीके से होंगे, या तो आपके वापस यहाँ से चले जाएंगे इस वेसाइकल से अंदर होते हुए वापस यहाँ पर स्टोर हो जाएंगे, या सेकेंड चीज होगी कि कैटाकॉल जो मिथाइल ट्रांसफेरेज एक एंजाइम है, ये इसको इनएक्टिवेट मेटाबोलाइट में कन्वर्ट करके एंड यूरिन से बाहर निकाल देगा। तो ये क्या चीज हो रही है, ये आपकी मेटाबॉलिज्म हो रही है यहाँ पर, ठीक है। ये मेटाबॉलिज्म हो रहा है कि किस तरीके से मेटाबोलाइट हो रही है, जो आपका इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स हैं वो आपके यूरिन के थ्रू बाहर चले जाएंगे, ठीक है, निकल जाएंगे। एंड नॉरएपिनेफ्रिन जो क्या है, नॉरएपिनेफ्रिन इज मिथाइलेटेड बाय द COMT एंड ऑक्सीडाइज्ड बाय द MAO। जो आपका ये क्या है, COMT जो आपका कैटाकॉल मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम है, ये क्या करेगा, ये तो कुछ कुछ जो आपके नॉरएपिनेफ्रिन है उनको तो इसने इनएक्टिवेट मेटाबोलाइट में कन्वर्ट कर दिया, एंड रेस्ट ये एक और चीज भी कर सकता है कि यहाँ से ये नॉरएपिनेफ्रिन को ले जाकर एंड यहाँ देखिए यहाँ पर ये वापस स्टोर कर सकता है। और अगर यहाँ पर स्टोर हुए तो आगे जाकर ये क्या करेंगे, इनका काम वही है सेम, कि ये आपके जो MAO है वो इनएक्टिवेट मेटाबोलाइट में कन्वर्ट करके इसको यहाँ से भी यूरिन से बाहर ही निकाल रहा है। तो अल्टीमेटली जो आपके नॉरएपिनेफ्रिन है, जो रेस्ट हैं जो यहाँ बचे हुए हैं जिनका कोई काम नहीं है, वो इनएक्टिवेट मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होकर आपकी यूरिन से बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा पहले सिंथेसिस हो रही है नॉरएपिनेफ्रिन की किस तरीके से, टायरोसिन एंड सोडियम की वजह से, और आपके यहाँ पर जो एंजाइम है वो इसको डोपा में कन्वर्ट कर देता है। सेकंड होता है आपका अपटेक टू स्टोरेज वेसाइकल्स, ये जो डोपामीन है ये आपका वेसाइकल्स में मतलब यहाँ पर फिल हो जाता है, जाके स्टोर हो जाता है जाके। थर्ड है आपका रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, जब कैल्शियम आकर यहाँ पर जुड़ता है तब ये अपने आप को ट्रांसफर कर लेता है नॉरएपिनेफ्रिन में एंड ये यहाँ से रिलीज हो जाता है। फोर्थ आता है आपका बाइंडिंग ऑफ रिसेप्टर, यानी कि जितने भी रिसेप्टर्स यहाँ प्रेजेंट है ये उनके साथ जाकर अपनी एफिनिटी को देखते हुए उन रिसेप्टर्स के साथ में बाइंड हो जाता है। फिर आता है आपका फिफ्थ रिमूवल ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन, जो कि नॉरएपिनेफ्रिन जो है आपके न्यूरॉन से रैपिडली जो है वो क्या करेगा, वहां से मींस जो आपकी कोकेन एंड इमिप्रामीन है वो रिएप्टेक को इनहिबिट कर देती हैं यहाँ पर, ठीक है, ये रिएप्टेक को इनहिबिट कर सकती हैं। ये ड्रग ऐसी हैं जो यहाँ पर जो आपका नॉरएपिनेफ्रिन जो रिएप्टेक हो रहा है, यानी रिएप्टेक का मतलब ये नॉरएपिनेफ्रिन यहाँ से वापस जा रहा है ना, ये नॉरएपिनेफ्रिन यहाँ से वापस जाने को ब्लॉक भी किया जा सकता है बाय द यूजिंग ऑफ दीज ड्रग कोकेन एंड इमिप्रामीन, ठीक है, ये ब्लॉकिंग की ही बात की जा रही है यहाँ पर। एंड
रिमूवल ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन हो गया, यहाँ से रिमूव हो गया। एंड लास्टली क्या होगा कि जब आपके जो नॉरएपिनेफ्रिन जो जुड़े हुए हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं तो वो मॉलिक्यूल आपके मेटाबॉलिज्म, इनका मेटाबॉलिज्म हो जाता है। कैसे? वो आपके COMT जो हैं, कैटाकॉल मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम, ये आपके इन नॉरएपिनेफ्रिन को इनएक्टिवेट मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट करके यूरिन से बाहर रिलीज आउट कर देता है। तो ये होल प्रोसेस है आपकी 6 स्टेप के अंदर, जिसको हम बायोसिंथेसिस ऑफ कैटाकोलामाइन बोलते हैं। ओके, नाउ अब हम बात कर लेते हैं एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स की। तो एड्रेनर्जिक ड्रग्स जो हमारी बॉडी के अंदर एक्ट करती हैं वो हमेशा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करने के बाद ही शो करेंगी अपने रिस्पॉन्स को। तो एड्रेनर्जिक ड्रग्स हमेशा जब एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स के साथ जुड़ती हैं तभी हमारी बॉडी के अंदर किसी भी तरीके के रिस्पॉन्स को शो कर पाती हैं। नाउ एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स जो है वो आपकी बॉडी में दो टाइप से होते हैं, लाइक अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा रिसेप्टर है वो फर्दर डिवाइड रहता है टू रिसेप्टर्स में, अल्फा 1 रिसेप्टर एंड अल्फा 2 रिसेप्टर। जिसमें अल्फा 1 रिसेप्टर जो होता है वो किन टिश्यू से जाकर जुड़ता है एंड वहां पर क्या रिस्पॉन्स देता है, चलिए देखते हैं। अल्फा 1 जो है वो आपका वेस्कुलर स्मूथ मसल से जाकर जुड़ता है एंड वहां पर वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन का रिस्पॉन्स जो है वो दिखाता है। सेकेंड है अल्फा 1, जब आपका जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट के साथ में जुड़ता है तब ये कॉन्स्ट्रिक्शन ही करेगा, ठीक है। थर्ड है आपका स्मूथ मसल्स यानी स्फिंक्टर्स एंड आपके जो आयरेज या फिर ग्लैंड्स के साथ में जब जुड़ेगा वहां पर भी ये कॉन्स्ट्रक्शन को ही, मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन को ही शो करता है। एंड इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल पे ये रिलैक्सेशन का रिस्पॉन्स जो है वो शो करता है। इस तरीके से अल्फा 1 जो है वो अपने डिफरेंट डिफरेंट टारगेट टिश्यूज पर जाकर जुड़ के और अपना अपना रिस्पॉन्स जो है वो शो कर पाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्फा 2 रिसेप्टर, जो कि प्री जंक्शनल नर्व एंडिंग पर जुड़ा होता है जहां पर वो नॉर एड्रेनलिन को रिलीज कर पाता है। एंड अल्फा 2 जो है वो वेस्कुलर स्मूथ मसल्स पर जुड़ता है जहां पर ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन को शो करता है या फिर वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन का रिस्पॉन्स जो है वो शो करता है। तो ये इस तरीके से अल्फा 1 एंड अल्फा 2 जो है वो डिफरेंट डिफरेंट साइट पर जाकर, टिश्यूज पर जाकर अपना जुड़ते हैं एंड जुड़ने के बाद में अपने अपने रिस्पॉन्स को जो है वो बॉडी के अंदर शो कर पाते हैं। नाउ नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बीटा रिसेप्टर्स, जो कि हमारे एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स के अंदर ही इसका सब टाइप है। बीटा रिसेप्टर्स जो होते हैं वो फर्दर 3 तरीके से डिवाइड रहते हैं। एंड ज़्यादातर देखा जाता है कि जो बीटा रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे हार्ट, हमारे किडनी एंड हमारे जो लिवर है वहाँ पर जाकर अपना एक्शन को ज़्यादातर शो करते हैं। तो बीटा 1 रिसेप्टर जो है अगर वो हार्ट में जाकर मीन्स बाइंड होता है, मतलब जो ड्रग्स हैं वो बाइंड होती है हमारे बीटा 1 रिसेप्टर्स से, वो भी हार्ट में। तो ये क्या करती हैं, हमारे एवी कंडक्शन को बढ़ाती हैं एंड जो आपका रेट है, मतलब जो आपका हार्ट रेट है उसको भी इंक्रीज करने का काम करती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल्स, तो वहां पर ये रेनिन का रिलीज करती हैं। बीटा 2 रिसेप्टर्स जब हमारे स्मूथ मसल्स से या फिर या ब्रोंकियल या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या फिर जेनिटो यूरिनरी या फिर यूरेटस, इनसे जाकर जुड़ते हैं, यहाँ पर अपना एक्शन शो करते हैं, तो ये रिलैक्सेशन का काम, मतलब रिलैक्सेशन के रिस्पॉन्स को शो करते हैं, यानी मसल्स जो है वो आपकी रिलैक्स हो जाएंगी इन सारे टिश्यूज की। नेक्स्ट स्केलेटल मसल पर ये ग्लाइकोजिनोलिसिस या फिर पोटेशियम अपटेक का रिस्पॉन्स करती हैं। लिवर में ये ग्लाइकोजिनोलिसिस या ग्लूकोनियोजिनेसिस, जो ग्लूकोज को तोड़ने का काम है आपका, उसको यहाँ पर देखा जाता है, इस रिस्पॉन्स को देखा जाता है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं बीटा 3, जो कि एडिपोज टिश्यू से जब आपका जो साइट है वहां पर जुड़ते हैं तो ये लिपोलाइसिस का काम करते हैं, यानी कि जो आपके लिपिड्स हैं उनको तोड़ने का काम जो है वो यहाँ पर शो करते हैं। नाउ नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एड्रेनर्जिक ड्रग। ये इनके क्या क्या कैटेगरीज होती हैं और एग्जांपल्स को भी देख लेते हैं। तो एड्रेनर्जिक ड्रग या फिर हम इसको सिंपैथोमिमेटिक ड्रग भी कह सकते हैं। तो ये 3 तरीके से रहती हैं, डायरेक्ट सिंपैथोमिमेटिक, इनडायरेक्ट सिंपैथोमिमेटिक एंड मिक्स्ड एक्शन सिंपैथोमिमेटिक। तो डायरेक्ट सिंपैथोमिमेटिक में एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, आइसोप्रेनिलिन एंड फिनाइल एपिनेफ्रिन एंड जो आपका ज़ाइलोमिटाज़ोलिन, ये क्या है, आपके डायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स होती हैं। वहीं इनडायरेक्ट सिंपैथोमिमेटिक ड्रग यानी कि एम्फेटामिन, कोकीन,
ये जो आपके ड्रग हैं वो आपके इनडायरेक्ट सिम्पैथोमिमेटिक्स के अंदर आते हैं। एंड मिक्स्ड एक्शन की बात की जाए तो एफेड्रीन जो है वो मिक्स्ड सिम्पैथोमिमेटिक एक्शन दिखाता है, यानी कि आपके अल्फा एंड बीटा दोनों से जाकर जुड़कर अपने रिस्पॉन्स को शो करता है। तो इसीलिए ये मिक्स्ड एक्शन के अंदर कैटेगराइज होता है। अब आप इस डायग्राम में देख लीजिए कि इनडायरेक्ट एक्टिंग जो ड्रग्स हैं वो कहाँ पर अपना एक्शन शो करते हैं। तो इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग जो है, ड्रग एनहांस रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन फ्रॉम वेसिकल्स, मतलब ये ड्रग्स क्या करती हैं, डायरेक्टली जाके आपके जो वेसिकल्स के अंदर नॉरएपिनेफ्रिन प्रेजेंट होता है उसको इनहांस कर देती हैं, उसके रिलीज को इनहांस कर देती हैं। ये इनका यानी डायरेक्ट एक्टिंग जो ड्रग्स हैं उनका ये फंक्शन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारे डायरेक्ट एक्टिंग है। डायरेक्ट एक्टिंग के अंदर देखिए जो ड्रग डायरेक्टली एक्टिवेट्स रिसेप्टर, यानी कि जो आपका रिसेप्टर है उसके एफिनिटी को बढ़ा देंगे डायरेक्टली जाकर, तो वो आपकी डायरेक्ट एक्टिंग कहलाती है। मतलब इनडायरेक्ट के अंदर देखिए जो आपके मतलब स्टोरेज के अंदर जो आपका नॉर एपिनेफ्रिन प्रेजेंट है उसकी रिलीज को यानी कि उसकी सिंथेसिस और रिलीज को बढ़ाने का काम जो है वो आपके इनडायरेक्ट एक्टिंग का है। एंड डायरेक्ट एक्टिंग के अंदर जो आपका रिसेप्टर है उस रिसेप्टर को एक्टिवेट करने का काम जो है वो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स जो है वो करती हैं। नेक्स्ट मिक्स्ड एक्टिंग जो है वो दोनों ही काम करती हैं। ड्रग एक्ट बोथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। मिक्स्ड एक्टिंग जो है वो ड्रग कहलाती हैं जो हमारे नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज को भी बढ़ाती हैं एंड रिसेप्टर को भी सेम टाइम पर एक्टिवेट करती हैं। तो वो दोनों जो काम करती हैं, ऐसी ड्रग्स हमारी मिक्स्ड एक्टिंग ड्रग कहलाती हैं। नाउ हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एड्रेनर्जिक ड्रग, किस तरीके से काम कर रही हैं एंड कैसे इफेक्ट दिखा रही हैं एड्रेनर्जिक ड्रग्स। तो डायरेक्ट एड्रेनर्जिक ड्रग की पहले बात कर लेते हैं। अफेक्ट पोस्ट सिनेप्टिक अल्फा 1 एंड बीटा रिसेप्टर्स ऑन टारगेट इफेक्टर ऑर्गन, मतलब जो भी टारगेट इफेक्टर ऑर्गन है उसमें पोस्ट सिनेप्टिक जो अल्फा 1 एंड बीटा रिसेप्टर्स होते हैं उन पर जाकर ये काम करती हैं। एंड डायरेक्ट की बात अभी हम देख ही चुके हैं, डायरेक्ट एक्टिंग क्या कर रहे हैं, वो रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देती हैं। रिसेप्टर जितना ज़्यादा एक्टिवेट होगा उतनी ही जल्दी ये जो भी न्यूरोट्रांसमीटर है उनको कैप्चर करता है और उनके साथ में रिसेप्टर ड्रग कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाएगा। एग्जाम्पल एपिनेफ्रिन, आइसोप्रोल एंड नॉरएपिनेफ्रिन एंड फिनाइलेफ्रिन, ये आपके डायरेक्ट एड्रेनर्जिक ड्रग के एग्जाम्पल्स हैं। वहीं अगर हम इनडायरेक्ट एड्रेनर्जिक ड्रग की बात करते हैं तो ये क्या करते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा है कि वो नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज को बढ़ाते हैं। लेकिन ये रिलीज को कैसे बढ़ाएंगे, जब ये पोस्ट सिनेप्टिक में जाकर अल्फा 1 बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर्स को जाकर स्टिमुलेट करेंगे, तब ये नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज को मींस जो है वो बढ़ा पाते हैं। एंड कॉजेज रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन इनटू सिनेप्स ऑफ नर्व एंडिंग टू प्रिवेंट रीअपटेक एंड नॉरएपिनेफ्रिन। और साथ ये जो रीअपटेक है उस रीअपटेक को भी प्रिवेंट करती हैं कि जो है रीअपटेक ज़्यादा से ज़्यादा ना वहाँ पर हो सके। तो इस तरीके से ये आपके इनडायरेक्टली जो है वो इनडायरेक्ट एड्रेनर्जिक ड्रग काम करती है, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा रीअपटेक हो जाएगा नॉरएपिनेफ्रिन का तो वो रिसेप्टर के साथ वहाँ बाइंड नहीं हो पाएंगी और वो सीधे-सीधे वापस से आपकी जो न्यूरॉन है उसके अंदर सेंड कर दिए जाते हैं। तो इसलिए वहाँ पर रीअपटेक को भी ये रोकती हैं। तो हालाँकि इनका अगर काम की बात की जाए तो ये पोस्ट सिनेप्टिक के पे जाकर जो आपके रिसेप्टर हैं अल्फा 1 बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर्स, उन पर जाकर बाइंड करके और आपके जो स्टिमुलेशन है यानी कि जो आपका नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज़ है, उनको इनडायरेक्टली जाकर क्या करती हैं, वहाँ से रिलीज़ करवाती हैं। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो कि हमारा अभी बात चल रही थी मिक्स्ड, मतलब हमने इसमें डायरेक्ट पढ़ लिया, इनडायरेक्ट पढ़ लिया। एंड अब हम जो है मिक्स्ड एक्शन की बात करेंगे जो कि बीटा 1 एंड बीटा 2 दोनों पर जाकर सेम अपना काम कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिसेप्टर स्टिमुलेशन। ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों तरीके से काम कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टली भी जाकर खुद बाइंड होकर अपना काम दिखा सकती हैं या इनडायरेक्टली अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर एंड देन क्या होगा उसके बाद जो है इनडायरेक्टली उस चीज को स्टिमुलेट या फिर रिलीज कर पा रही हैं। तो इसीलिए इनको हम मिक्स्ड एक्शन के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल एफेड्रीन, एफेड्रीन या फिर स्यूडो एफेड्रीन जो होती हैं वो एक तरीके की ऐसी ड्रग्स हैं जो हमारे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रिसेप्टर्स को जाकर स्टिमुलेट कर पाती हैं।
नाउ अब हम देख लेते हैं इंडिकेशन फॉर यूज कि ये इनको यूज किस लिए किया जाता है। जो आपके एड्रेनर्जिक ड्रग्स हैं, अक्यूट कार्डियोवैस्कुलर रेस्पिरेटरी एंड एलर्जिक डिसऑर्डर, जिसमें हमने सबसे पहले ही जब स्लाइड शुरू हुई है तभी हमने बात कर ली थी कि आपके कार्डियोवैस्कुलर या फिर रेस्पिरेटरी या एलर्जिक डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। एंड बच्चों में ये देखा जाता है एपिनेफ्रिन में बी यूज टू ट्रीट ब्रोंकोस्पाज्म ड्यू टू अस्थमा और एलर्जिक रिएक्शन। अगर ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है बच्चों के अंदर किसी भी एलर्जिक रिएक्शन की वजह से, तो वहां पर भी एफिनेफ्रिन को यूज किया जाता है। फिनाइलफ्रिन में बी यूज टू ट्रीट साइनस कंजेशन। साइनस को जिनको प्रॉब्लम हो जाती है साइनस की, साइनस क्या, आपके नोज के अंदर एक तरीके की प्रॉब्लम है जिसके अंदर कंटिन्यू जो है वो म्यूकस रिलीज होता है, एंड ऐसे पर्सन को कोल्ड एंड कफ जो है वो कंटिन्यू बना ही रहता है। तो इस कंडीशन में जो आपका फिनाइलेफ्रिन जो है इसको यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द साइनस कंजेशन। अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन टू यूज ऑफ एडेनर्जिक। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करी जाएगी तो कार्डिक डिसएरिथमिया कॉज करता है ये, एंजाइना पेक्टोरिस को भी कॉज करता है ये, हाइपरटेंशन को भी देखा गया है कुछ पर्सन्स के अंदर, हाइपोथायराइडिज्म जो है वो कॉज करता है, सेरिब्रो वेस्कुलर डिजीजेस को कॉज किया है इन ड्रग्स ने, एंड कुछ रीनल इम्पेयरमेंट्स जो हैं वो भी कई तरीके के देखे गए हैं। एंड हम बात करेंगे कि जो ब्लड की सप्लाई हो रही होती है टोज में, नोज में एंड फिंगर्स में, तो वो भी क्या है किसी किसी तरीके से वहां पर अफेक्ट हुआ है ऐसी ड्रग्स को, यानी एड्रेनर्जिक ड्रग्स को यूज करने की वजह से। तो ये सारे के सारे जो है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस देखे जाते हैं हमारी एड्रेनर्जिक ड्रग। नाउ अब हम बात कर लेते हैं एंटी एड्रेनर्जिक, जिनको हम सिंपैथोलिटिक ड्रग्स भी कहते हैं। सिंपैथोलिटिक का मतलब ये हो गया कि ऐसी ड्रग्स जो सिंपैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक करने के लिए यूज की जाती हैं, ठीक है। ब्लॉक और डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन, एंडोजीनियस कैटाकोलामाइन एंड एड्रेनर्जिक ड्रग, ये सारा का सारा जो है काम जो है वो आपकी एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग करती हैं। ये सिंपैथेटिक नर्व्स को ब्लॉक करने का भी काम करती हैं, एंडोजीनियस कैटाकोलामाइन की रिलीज को भी रोकती हैं, एंड एड्रेनर्जिक ड्रग्स जो हैं वो आपकी वो उनको भी क्या करती हैं, ब्लॉक करने का काम जो है वो आपके एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स कर सकते हैं। एंटागोनाइज द रिसेप्टर एक्शन ऑफ एड्रेनलिन एंड रिलेटेड ड्रग, यानी कि आपके रिसेप्टर जो है उसको एंटागोनाइज कर देंगी, एड्रेनलिन जो है उसके एक्शन को जो है वो रोक देती हैं, एंड जो भी रिलेटेड ड्रग्स भी हैं उनके एक्शन को भी ये ब्लॉक करने की कैपेबिलिटी रखती हैं। नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन, यानी कि ये जो है आपका अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकिंग ड्रग्स एंड बीटा एडिनो रिसेप्टर ब्लॉकिंग ड्रग्स, ये दो तरीके से क्लासिफाई रहता है। इसको हम आगे चलकर पढ़ लेते हैं अभी। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्फा एड्रिनो रिसेप्टर ब्लॉकिंग ड्रग्स की। तो ये क्या होते हैं, जो अल्फा एड्रिनो रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने वाली ड्रग्स होती हैं वो हमारी अल्फा एड्रिनो रिसेप्टर ब्लॉकिंग ड्रग्स कहलाती हैं। अल्फा एड्रिनो रिसेप्टर ब्लॉकिंग ड्रग्स ब्लॉक द एक्शन ऑफ एड्रेनर्जिक एजेंट ऑन अल्फा रिसेप्टर। These drugs are either acting on alpha 1 or alpha 2 receptor or non-selective or both of them, यानी ये किसी से भी जाकर बाइंड होकर उनको ब्लॉक कर सकती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी टू डिसोसिएट ऑन द रिसेप्टर साइट, दीज एजेंट मे बी रिफर्ड एज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो आपके जो अल्फा एडेनो रिसेप्टर ब्लॉकिंग ड्रग्स हैं वो आपके यानी कि वो आपके एक तरीके से रिवर्सिबल या फिर इरिवर्सिबल दोनों ही मींस दोनों ही तरीके से काम कर सकते हैं। रिवर्सिबल यानी कि कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर्स, एंड इरिवर्सिबल यानी कि नॉन कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर। All the alpha adrenoreceptor blocker are reversible agent with an exception of phenoxybenzamine and dibenzamine, यानी कि जो आपके अल्फा एड्रेनो रिसेप्टर जो होते हैं ब्लॉकिंग एजेंट, वो आपके मोस्ट सारे के सारे क्या है, रिवर्सिबल एजेंट ही होते हैं, लेकिन किसको छोड़कर, सिर्फ और सिर्फ आपके फिनॉक्सीबेंजामीन एंड डाइबेंजा जो बेंजामीन है, डाइबेन सॉरी डाइबेंजामीन, जी हाँ डाइबेंजामीन एंड आपका फिनॉक्सीबेंजामीन, इनको छोड़कर आपके बाकी के ड्रग्स जो हैं वो आपके कैसे होते हैं, रिवर्सिबल एजेंट होते हैं। Now the effect produced by these drugs are the opposite of effect that produced by the stimulation of sympathetic system, यानी जो भी आपका sympathetic system एक्शन को शो करेगा या जिन 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 रिस्पॉन्स को शो करता है
उनके जस्ट अपोजिट इफेक्ट जो है वो कौन शो करेगा, आपकी ये ब्लॉकिंग ड्रग्स, ठीक है। एंड वाया दीज रिसेप्टर्स एंड देयरफॉर ऑल्सो नोन एज एड्रेनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। और इसी वजह से, यानी क्योंकि ये सिंपैथेटिक जो आपका सिस्टम है इसको ब्लॉक करने का काम कर रही हैं, तो इसी वजह से हम इनको एड्रेनो रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट या ब्लॉकिंग एजेंट कहते हैं। अब अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो ये नॉन सेलेक्टिव, सेलेक्टिव एंड सेलेक्टिव अल्फा 2 रिसेप्टर, ये इस तरीके से 3 तरीके से क्लासिफाइड रहती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नॉन सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव के अंदर आपके ऐसी ड्रग्स हैं जो एंटागोनाइज करती हैं बोथ अल्फा 1 एंड अल्फा 2 रिसेप्टर्स को और कॉज करती हैं पाल्पिटेशन, टैकिकार्डिया एंड इंक्रीज रेनिन सिक्रीशन। यानी जो आपकी नॉन सेलेक्टिव हैं वो कौन कौन सी ड्रग्स हैं, वो आपकी आती हैं फिनॉक्सीबेंजामीन, एर्गोटामीन एंड आपका टोला टोलाजोलिन एंड आपका पेंटोलामीन। ये इस तरीके की जो ड्रग्स हैं वो आपकी नॉन सेलेक्टिव ड्रग्स कहलाती हैं। एंड नॉन सेलेक्टिव ड्रग्स करती क्या है, नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर एंटागोनाइज बोथ अल्फा 1 एंड अल्फा 2 रिसेप्टर एंड द ब्लॉकेज ऑफ अल्फा 1 रिसेप्टर कॉजेज पाल्पिटेशन, टैकिकार्डिया एंड इंक्रीज इन दी रेनिन सिक्रीशन। यानी कि आपकी पैल्पिटेशन का मतलब हो गया हाथ पैरों में झंझनाहट, ठीक है, तो वो आती है आपकी पैल्पिटेशन। टैकिकार्डिया मतलब हार्ट रेट जब बढ़ जाएगी एंड इंक्रीज रेनिन सिक्रीशन, रेनिन का जब सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है आपकी किडनी के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में, तो वो किसकी वजह से हो रहा है, वो नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स की वजह से होता है। These effects are seen because a large amount of norepinephrine released from adrenergic nerve ending as a result of blocking of alpha 1 and alpha 2 receptors. ये ऐसा इफेक्ट क्यों होता है, क्योंकि आपके जो आपके सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं वहां से आपका नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होता है और ये नॉरएपिनेफ्रिन जाकर आपके अल्फा 1 एंड अल्फा 2 रिसेप्टर्स को जाकर क्या करेगा, एज अ मतलब वहां पर ब्लॉकिंग एजेंट की तरह काम करके उनको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से ये पाल्पिटेशन, टैकिकार्डिया या फिर इंक्रीज इन रेनिन सिक्रीशन ऐसे आपको कॉजेस जो है, मतलब ऐसे आपको सिम्टम्स वहां पर रिस्पॉन्सेज जो है वो आपको वहां पर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर्स की। सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर यानी कि ब्लॉक अल्फा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन एंड स्मूथ मसल्स। और ये काम क्या करते हैं, डिक्रीज ब्लड प्रेशर एंड टैकिकार्डिया जो है वो एक तरीके का रिस्पॉन्स जो है वो शो करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। सो अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर आर प्रेजेंट मोस्टली ऑन द पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन of glands and smooth muscles. These receptors are associated with the smooth muscles of arteries and veins, play an important role in increase vasoconstriction। यानी जब ये वेसल्स के साथ जुड़ेंगी तो ये वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करती हैं एंड कंट्रोलिंग सिस्टमैटिक एट्रियल ब्लड प्रेशर, और आपका ब्लड प्रेशर जो है इसको कंट्रोल करेंगी एंड अल्टीमेटली द हाइपोटेंशन, और लास्टली जो है आपकी बॉडी के अंदर हाइपोटेंशन को कॉज करती हैं। यानी जो ड्रग्स आपकी अल्फा 1 से ब्लॉक कर रही हैं, हम उन सारे जो ड्रग्स हैं उनकी मींस रिस्पॉन्स को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो ऐसी कौन सी ड्रग है जो अल्फा 1 ब्लॉकर के साथ में बाइंड करती है, उसका नाम है पैराजोसिन। पैराजोसिन जो है आपकी वो क्या है, वो ऐसी ड्रग है जो कि एक सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर है जो जाकर सिर्फ और सिर्फ आपके ना तो बीटा, ना तो अल्फा 2, ना बीटा 1, ना बीटा 2, सिर्फ और सिर्फ अल्फा 1 ब्लॉकर से जाकर ही बाइंड करेगी और बाइंड करने के बाद में हाइपोटेंशन या फिर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन को कॉज करती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेलेक्टिव अल्फा 2 रिसेप्टर, जो कि आपका रिप्लेस करता है नॉरएपिनेफ्रिन को और ब्लॉक कर देता है अल्फा 2 रिसेप्टर्स को। तो ये क्या है, एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ एन सेलेक्टिव अल्फा 2 ब्लॉकर इज ज़ोम्बिन। ज़ोहिम्बिन जो है वो आपका क्या है, एक तरीके का ड्रग है जो अल्फा 2 ब्लॉकर की तरह काम करता है एंड इट इज नेचुरली ड्राइव्ड प्रोडक्ट एंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी ज़ोइम्ब। ज़ोइम्ब जो है आपका एक प्लांट है, उससे मिलता है। एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात की जाएगी तो द अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट on the alpha 1 adrenergic receptor by interrupting the stimulation of sympathetic nervous system। यानी sympathetic nervous system को interrupt कर देती हैं ऐसी drugs एंड क्या करती हैं, the mode of action of these drug involve either competitive और नॉन कॉम्पिटेटिव प्रोसेस। ये दोनों तरीके से कॉम्पीट करके या फिर नॉन कॉम्पीट करके ही एक्शन को शो करती हैं। एंड द एफिनिटी ऑफ अल्फा ब्लॉकर फॉर द अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर इज ग्रेटर देन नॉरएपिनेफ्रिन। तो अगर हम यहाँ एफिनिटी की बात करें तो अल्फा ब्लॉकर्स की जो एफिनिटी होती है वो हमारी
नॉरएपिनेफ्रिन से ज़्यादा होती है, इसीलिए ये ईज़िली रिप्लेस कर देती हैं। जो आपके सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर नॉरएपिनेफ्रिन है, उसको ये रिप्लेस करके खुद वहाँ पर जाकर बाइंड कर देती हैं, क्योंकि इनकी एफिनिटी नॉरएपिनेफ्रिन के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है उन जो आपके अल्फा 2 रिसेप्टर्स हैं उनके लिए। तो ये ईज़िली वहाँ पर उसको रिप्लेस करके खुद जुड़ जाएगी एंड वहाँ पर क्या काम करती है? वैसोडाइलेशन का काम करेगी, रिड्यूस ब्लड प्रेशर एंड मसल टोन। ओके, अब हम बात कर लेते हैं बीटा ब्लॉकिंग ड्रग्स की। तो बीटा ब्लॉकिंग जो ड्रग्स हैं, वो आपके बीटा एडेनो रिसेप्टर ब्लॉकिंग ड्रग्स के नाम से जाने जाते हैं एंड हम इसको बीटा एडेनर्जिक एंटागोनिस्ट को भी बोल सकते हैं। तो ये काम क्या करते हैं? दीज ड्रग्स रिड्यूस द हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। आपके हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करते हैं जब कभी भी बीटा रिसेप्टर्स पर जाकर जुड़ते हैं। साथ ही साथ ये आपका जो आपका ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शंस हैं एंड ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कैसे कॉज करेगा? एक्टिंग ऑन द बीटा 1 रिसेप्टर, जब भी बीटा 1 रिसेप्टर से जाकर जुड़ते हैं। एंड बीटा जो ब्लॉकर्स हैं वो आपके क्या है कि एक तरीके से ब्लॉक बोथ बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर। जो आपके नॉन सेलेक्टिव होते हैं वो बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर्स दोनों को ब्लॉक करने का काम करते हैं। तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो क्लासिफिकेशन में कार्डियो सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर्स, यानी जिसमें हम एग्जांपल एटेनोलॉल को पढ़ेंगे। एटेनोलॉल एक तरीके का सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकिंग एजेंट होता है, जो कि आपके जब रिसेप्टर से जुड़ता है तो जुड़ने के बाद में ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने का काम करता है। एंड यूजेस की बात की जाए तो ये हाइपोटेंशन यानी कि हाइपरटेंशन एंड एंजाइना पेक्टोरिस में यूज किया जाता है। और अगर एडवर्स ड्रग रिएक्शन की बात की जाए कि ये क्या क्या एडवर्स ड्रग रिएक्शन दिखाते हैं बॉडी में, तो ये हाइपोटेंशन एंड डिप्रेशन एंड कई कई तरीके के आपके साइड इफेक्ट्स, मतलब सीएनएस से रिलेटेड जो साइड इफेक्ट हैं उनको भी देखने को मिलता है जब भी कभी आपके बीटा ब्लॉकर्स को यूज किया जाता है ज़्यादा। नेक्स्ट हम नॉन सेलेक्टिव बीटा 1 एंड बीटा 2 ब्लॉकर की बात करते हैं, जिसके अंदर हम प्रोपेनोलॉल को पढ़ेंगे। प्रोपेनोलॉल जो है वो आपका एक प्रोटोटाइप ड्रग है एंड जो डॉक्टर्स हैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जब भी कभी किसी को ब्लड प्रेशर वगैरह इंक्रीज हो जाता है या फिर हार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है कार्डिक आउटपुट वगैरह में, तो वहाँ पर प्रोपेनोलॉल को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये आपका एक तरीके से नॉन सेलेक्टिव बीटा 1 एंड बीटा 2 ब्लॉकर है एंड इसको कई तरीके से देखा जाता है कि आपका बीटा 1 जो है वो हार्ट में जाकर आपका एक तरीके से जो ब्लड प्रेशर है उसको डिक्रीज करने का काम एंड हार्ट रेट डिक्रीज करने का काम करता है। वहीं आपकी किडनी में जो है वहां पर भी ये ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करता है। एंड बीटा 2 जो है जब लंग्स की बात की जाए तो ये वहां पर आपका वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन को कॉज करता है, यानी कि जो इफेक्ट है आपका उसको रिड्यूस करने का काम करेगा। एंड बीटा 2 जो है जब आपके स्केलेटल मसल में जाएगा तो जो भी रिलैक्सेशन हो रही है स्मूथ मसल की उसको कम करने का काम करता है। तो इस तरीके के जो इफेक्ट हैं वो हमारे मतलब बीटा ब्लॉकर्स में यानी कि प्रोपेनोलॉल में देखे जाते हैं, ये सारे जो इफेक्ट हैं, क्योंकि ये आपका नॉन सेलेक्टिव एक तरीके का बीटा ब्लॉकर है। तो ये चाहे तो बीटा 1 पर जाकर काम कर सकता है, चाहे तो ये बीटा 2 ब्लॉकर पे जाकर भी काम कर सकता है। इसी तरीके से फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट की बात की जाए तो डिक्रीज इन हार्ट रेट, जिसको हम बार बार पढ़ रहे हैं, suppression of impulse conduction AV node and decrease of the force ventricular contraction एंड इसी के साथ साथ जो कार्डियक आउटपुट है उसको भी डिक्रीज करने का काम आपके बीटा ब्लॉकर्स करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्फा बीटा ब्लॉकर्स, जिसमें हम लेबेटालॉल को पढ़ते हैं। ये आपका एक तरीके से अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर, ये दोनों, ये भी एक तरीके का हम कह सकते हैं कि मींस मिक्स्ड में आता है। ये जो कैटेगरी है आपकी मिक्स्ड कैटेगरी होती है, जो जो कि क्या है, एक तरीके का नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर ही है। एंड इसकी बात की करें अगर, तो इट ब्लॉक बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर बोथ, वेयर एज अल्फा रिसेप्टर को भी ये ब्लॉक करने का काम करता है एंड इट एक्ट एज अ पार्शियल एगोनिस्ट एट बीटा 2 रिसेप्टर, यानी बीटा 2 पर एक तरीके से पार्शियल एगोनिस्ट का काम करेगा, लेकिन बीटा जो 1 है उस पर पूरी तरीके से एगोनिस्ट, फुली एगोनिस्ट की तरह काम करता है। Next, it selectively block the alpha 1 receptor and it inhibit the neuronal uptake of Na, यानी कि नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन का जो रीअपटेक है उसको भी इनहिबिट करने का काम जो है वो आपके लेबेटालॉल यानी कि अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर्स जो है वो करते हैं। अगर एडवर्स इफेक्ट की बात की जाए इसकी, तो ड्राइनेस ऑफ माउथ, फ्लूइड रिटेंशन, इस तरीके के कुछ आपको एडवर्स इफेक्ट भी देखने को मिलेंगे जब हम इस तरीके की ड्रग्स को यूज करते हैं। So this is the beta blocking drugs.
नाउ नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। इसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारे बीटा ब्लॉकर्स हैं उनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन कैसे कैसे होता है। तो अगर रेस्पिरेटरी की बात की जाए तो इंक्रीज ब्रोंकियल रेसिस्टेंस, जब कभी भी बीटा 2 ब्लॉकेज होता है तो आपके ब्रोंकियल रेसिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। वहीं सीएनएस में ये क्या करता है, एंटी एंजाइटी इफेक्ट को दिखाता है। एंड आपके जो एक तरीके से ड्रीमिंग एंड नाइटमेयर्स हैं वो आपके बिहेवियरल चेंजेस को इंक्रीज करने का काम जो है वो आपके बीटा ब्लॉकर्स करते हैं। वहीं अगर मेटाबॉलिक की बात की जाए तो ये मतलब एड्रेनर्जिक जो आपका लिपोलाइसिस यानी लाइपोलिसिस है उसको इंक्रीज करते हैं, मतलब उसको एक तरीके से ब्लॉक करने का काम करेंगे। एंड इनहिबिट ग्लाइकोजिनोलिसिस। एंड जो आपके हार्ट के अंदर आपके ग्लाइकोजिनोलिसिस हो रहा है, मतलब जो सेल्स जो हार्ट की हैं जो ग्लूकोज को तोड़ने का काम कर रही है उसको इनहिबिट करने का काम करेगा। स्केलेटल मसल्स को में भी जो आपके ग्लाइकोजिनोलिसिस है उसको करता है। एंड लीवर के अंदर भी वो सेम काम करता है। वहीं ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट टॉलरेंस को रिड्यूस करने का काम करेगा। एंड डिक्रीज इंसुलिन रिलीज, और आपकी इंसुलिन रिलीज है उसको भी कम करने का काम करता है। स्केलेटल मसल्स की बात की जाए आपके, तो ये इनहिबिट करता है आपके जितने भी प्रोवेक ट्यूमर हैं उनको जो है एक तरीके से इनहिबिट करेगा। एंड एक्सरसाइज जो कैपेसिटी है उसको जो है एक तरीके से एन्यूनेट करने का यानी कि कम करने का काम भी स्केलेटल मसल्स करते हैं। तो आपका मतलब कि स्केलेटल जो मसल्स हैं वो एक तरीके से स्टिफनेस हम कह सकते हैं कि प्रोड्यूस हो जाती है जब कभी भी बीटा ब्लॉकर्स को हम यूज करते हैं। एंड आईज की बात की जाए तो जो आपका ह्यूमर है, एक्वस ह्यूमर है, उसका सिक्रीशन रिड्यूस हो जाएगा। एंड ऑक्यूलर टेंशन भी है वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से कम होने लगता है। यूट्रस की बात की जाए तो रिलैक्सेंट जो है एक्टिविटीज आपके शो करते हैं बीटा ब्लॉकर्स। और एक तरीके से जो यूट्रस है उसको रिलैक्स करने का काम करेंगे। जो आपका ब्लड प्रेशर है उसको डिक्रीज करने का काम जो है वो आपकी बीटा ब्लॉकर्स जो है वो शो करते हैं। ओके, नाउ हम बात कर लेते हैं यूजेस की। तो बीटा ब्लॉकर्स क्या होते हैं, कैसे कैसे क्लासिफिकेशन है, कैसे मैकेनिज्म है, ये हमने सब पढ़ लिया। अब हम बात कर लेते हैं यूजेस की। तो यूजेस में हाइपरटेंशन के अंदर हम इसको यूज करते हैं। स्टेबल एंजाइना में यूज करते हैं। कार्डियक एरिथमिया जो आपके कई तरीके के हार्ट के डिजीजेस हैं। मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमोपैथी, इनमें हम बीटा ब्लॉकर्स को यूज करते हैं। वहीं पर हम माइग्रेन, एंजाइटी एंड ग्लूकोमा और आपके एसेंशियल ट्यूमर जो हैं उसमें हम बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स को यूज करते हैं। तो माइग्रेन में भी सेम वही चीज़ है। माइग्रेन क्या है, आपके हार्ट मतलब जो आपका ब्रेन है उस ब्रेन में जब कभी भी ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर माइग्रेन को देखा जाता है। वहीं एंजाइटी जो है, एंजाइटी भी एक तरीके का बिहेवियरल जो है वो आपका साइड इफेक्ट है एक तरीके से। तो उसको भी ट्रीट करने के लिए हम बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स को यूज करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्फा बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स की, जिसमें हम लेबेटोलॉल को पढ़ लेते हैं। लेबेटोलॉल क्या है, आपका एक तरीके का नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है जो आपका क्या कर रहा है, एक तरीके से बीटा ब्लॉकर्स मतलब जो बीटा एंड अल्फा दोनों ही रिसेप्टर है उनको ब्लॉक करने की कैपेसिटी को रखता है। एंड इट ब्लॉक द बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर एज वेल एज द बीटा 2 रिसेप्टर जो आपका है वो पार्शियल एगोनिस्ट की तरह वहां पर काम करता है। मतलब जो ये लेबेटोलॉल है ये बीटा 2 रिसेप्टर की तरफ एक तरीके से वीक एगोनिस्टिक एक्टिविटी को दिखाता है। बाकी ये बीटा 1 एंड आपके अल्फा 1 रिसेप्टर्स को अच्छे से ब्लॉक करने की कैपेसिटी रखता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो आपका अल्फा 1 रिसेप्टर है वो सेलेक्टिव ब्लॉकर है, यानी कि जो आपका अल्फा बीटा ब्लॉकर्स हैं वो अल्फा 1 के लिए सेलेक्टिव एज अ सेलेक्टिव ब्लॉकर है। बाकी ये बीटा के लिए नॉन सेलेक्टिवली काम करता है, लेकिन अल्फा 1 के लिए ये सेलेक्टिवली ही काम करता है। तो इसीलिए ये अल्फा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक नहीं कर रहा है क्योंकि ये सेलेक्टिव है फॉर द अल्फा 1 रिसेप्टर एंड इट इनहिबिट द न्यूरो हार्मोनल रीअपटेक। यानी कि जो आपका नॉर एपिनेफ्रिन का रीअपटेक हो रहा है उसको ये क्या करता है, इनहिबिट करने का काम करता है। साथ ही साथ हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि जो ये ब्लॉकर है यानी कि जो आपका लेबेटोलॉल है वो एक तरीके का मतलब बहुत ज्यादा पोटेंट ड्रग है फॉर ब्लॉकिंग द बीटा रिसेप्टर। बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करने के लिए बहुत ज्यादा पोटेंट ड्रग को इस्तेमाल किया जाता है जो कि आपकी लेबेटोलॉल होती है।
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि ये किस तरीके से काम कर रहा है, तो दीज इफेक्ट्स डू नॉट कॉज द वैसोकॉन्स्ट्रिक्शंस विच इज यूजुअली सीन आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। तो जब कभी भी नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स को यूज किया जाता है, मतलब ये ड्रग्स नहीं जो हमने ऑलरेडी क्लासिफिकेशन पढ़ा है बीटा ब्लॉकर्स का, तो जब हम उनको यूज करते हैं तो वो क्या करते हैं, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शंस को कॉज करते हैं। लेकिन ये ड्रग्स जो है वो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन को मतलब जो है वो क्या कर रहे हैं, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन को नहीं करते हैं, ठीक है। एंड इट प्रूव्स द लेस इफेक्टिव देन द एटेनोल। लेकिन ये एटेनॉल के कंपैरिजन में लेस इफेक्टिव जो है वो मतलब इनका थेरेपेटिक यूज जो है वो कम देखा गया है इन कंपैरिजन ऑफ एटेनोल। अगर जो हम इसकी मेटाबॉलिज्म की बात करें तो ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को शो करता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या हो गया कि आपके स्टमक से सीधे जो है, मतलब आपके जो ड्रग है वो आपके स्टमक से सीधे ही आपके लीवर में जाकर एक तरीके से मेटाबोलाइज हो जाएगी, उसके बाद आपकी पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है, और ये आपका फर्स्ट पास होता है। और लेकिन अगर हम किसी भी इंजेक्शन की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपने क्या किया, सीधे सीधे जो ड्रग है उसको सिस्टमिक जो ब्लड है उसके अंदर डाल दिया। तो आपका जो लेबेटोलॉल है वो क्या है, वो एक तरीके से फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है वो दिखाता है। तो इसकी मतलब इनएक्टिव जो मीन्स मैं कह सकती हूँ कि जो एक मेटाबोलाइट है वो इनएक्टिव मेटाबोलाइट ज्यादा बनने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली क्या हो रही है, आपकी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो रही है। लिवर का काम क्या है, जो एक्टिव ड्रग है उसको इनएक्टिवेट कर देता है मोस्ट ऑफ टाइम। तो ये क्या होती है, आपकी ड्रग इनएक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। और अगर हाफ लाइफ की बात की जाए तो 4 आवर्स की इसकी हाफ लाइफ होती है। एंड इसको एडमिनिस्टर कैसे किया जाता है, ट्वाइस अ डेली, मतलब कि दिन में 2 बार इसको इस ड्रग को लिया जाता है। एडवर्स इफेक्ट की बात की जाए तो ड्राइनेस ऑफ माउथ, जीआई डिस्टर्बेंस, फ्लूइड रिटेंशन, नर्वसनेस, मसल क्रैम्प, एंड आपके मीन सेक्सुअल डिसफंक्शंस एंड डिप्रेशन। ये इस तरीके के एडवर्स रिएक्शंस को यहाँ पर देखा जाता है। वहीं अगर हम यूजर्स की बात करें तो इसको बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन या आपके जो सीएनएस जो सीएनएस में जो आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब सीएनएस रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स और डिजीजेस होती हैं, उनमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हुए देखा गया है। तो ये इसका यूज़ हो गया है। एंड साइड इफेक्ट मैंने आपको बता ही दिए हैं। साइड इफेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा लिवर मतलब डैमेज को देखा जाता है, रैशेस भी हो सकते हैं, एंड ये कभी कभी हाइपोटेंशन को भी कॉज करता है। Okay, students, prepare your notebook for further detailed content. Thank you.